नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का JJS एकेडमी में और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मेरे साथियों, इस वीडियो में आज हम लोग 12th क्लास के इतिहास के चैप्टर 2 यानी सेकेंड चैप्टर में जो हम लोगों को पढ़ना होता है राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी ईस्वी तक कि पूरा का पूरा इतिहास जो पढ़ना होता है। इस चैप्टर से जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, जो बोर्ड के एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को इस PDF में या इस वीडियो में हम यहाँ पे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है मेरे साथियों, अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम टोटल के टोटल NCERT से क्वेश्चन को निकाल करके इसमें रखा है और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है और वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसलिए ये ज़्यादा संभावना है कि ये आगे आने वाले एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को रिपीट करें या पूछे। इस तरीके से हम इन सारे क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड कर दिया है। साथियों, 12th बोर्ड का एग्जाम हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एवं सहायक होने वाला है। तो मेरे साथियों, समय ना गवाए और चलिए इसकी ओर ध्यान दें। देखिए, इसमें ये जो वीडियो है ना, इसमें आपको हमने लगभग 123 क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया है। आगे संभावना है कि इसमें और क्वेश्चन ऐड किए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के पार्ट 2 में। ठीक है, तो और ये है ना कि इसमें टोटल 123 क्वेश्चन है, टोटल के टोटल NCERT बेस्ड है। और चलिए अब इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, पढ़ने स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, इसमें दिया है पहला क्वेश्चन, कह रहा है कि वह साहित्य जो किसी धर्म विशेष से प्रभावित हो क्या कहलाता है। यानी वह साहित्य जो किसी धर्म से संबंध रखता हो या उस धर्म से प्रभावित हो, तो ऐसे साहित्य को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है, पहला दिया है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, दूसरा है ऐतिहासिक साहित्य, तीसरा लौकिक साहित्य और चौथा है धार्मिक साहित्य। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो मेरे साथियों, इसमें से सही आंसर हो जाएगा धार्मिक साहित्य। यानी वह साहित्य जो किसी धर्म विशेष से प्रभावित होता हो या किसी धर्म से संबंध अपना रखता हो, तो वो सारे के सारे साहित्य क्या कहलाएंगे, धार्मिक साहित्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे साथियों। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह साहित्य जो किसी धर्म विशेष से प्रभावित नहीं होता हो। यानी वह साहित्य जो किसी धर्म से संबंध नहीं रखता हो या किसी धर्म से प्रभावित नहीं होता हो, तो वह साहित्य क्या कहलाएगा। तो मेरे साथियों, आपके सामने ऑप्शन है, पहला है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, दूसरा पुरातात्विक साहित्य, तीसरा धार्मिक साहित्य और चौथा है विदेशी साहित्य। तो इसमें से आपको क्या लगता है इसका आंसर कौन सा है, फटाफट बताइए मेरे साथियों। तो देखिए, जो इसका राइट आंसर होगा ना, वो हो जाएगा ये धर्मनिरपेक्ष साहित्य। मतलब कहने का ये धर्मनिरपेक्ष साहित्य कहने का मतलब है किसी भी धार्मिक परंपरा से या किसी भी धर्म से ये साहित्य अपना संबंध नहीं रखता है, तो इसलिए ये साहित्य क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है। मेरे साथियों, कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये क्या हो जाएगा, सही होगा। वेद 4 होते हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 गो वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी वेदों की संख्या कितनी है, 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। यानी सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में कह रहा है सामवेद, दूसरा कह रहा है अथर्ववेद, तीसरा कह रहा है ऋग्वेद और चौथा कह रहा है यजुर्वेद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों, कमेंट करके जरूर बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऋग्वेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही आंसर है। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में अन्य सारे वेदों की रचनाएं की गई थी। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है उपनिषदों की संख्या कितनी है। कह रहा है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है मेरे साथियों। तो उपनिषदों की संख्या है 108। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। ठीक है, तो ये वेदों के बाद
किसकी रचना की गई थी? ये उपनिषदों की रचना की गई थी। हालांकि ये उपनिषद है ना, ये उपनिषद वेदों से थोड़ा भिन्न है, क्योंकि इसमें वैदिक कर्म उत्तर वैदिक काल में जैसे अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद की रचनाएं हुई है, इन सारे वेदों में यज्ञ परंपरा, कर्मकांड वगैरह के बारे में जो जिक्र किया गया है, उन सारे चीजों पर ये जो उपनिषद है ना, ये कटाक्ष करता है। कहता है उसमें बहुत सारे यज्ञ परंपराएं ऐसी है जिसको ये मानने से इनकार करता है, और उपनिषदों में भक्ति के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग को सरल बतलाया गया, यानी सरल रूप से भक्ति करिए और भक्ति के माध्यम से ईश्वर को प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्त कर लीजिए। इस तरीके की विचारधाराओं का समावेश किसमें किया है? उपनिषद में। हालांकि ये इसमें काफ़ी डिटेलिंग, इसको हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए हैं। अगर आप लोगों को इस वेदों एवं उपनिषदों के बारे में अगर डिटेलिंग क्लास चाहिए तो मेरे साथियों कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम इसका सब्जेक्टिव फॉर्म में इसका हम क्वेश्चन करके आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 6। इसमें कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण कितने हैं? 18। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। और इन पुराणों में सबसे प्राचीन जो पुराण है ना, वो सबसे प्राचीन पुराण है वो है मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण? मत्स्य, यानी कौन? मत्स्य। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। चलिए, तो इसका पुराणों की संख्या कितना हो गया? 18। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन दे रहा है सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन धर्म। इसमें से कौन सा सही होगा? तो जो त्रिपिटक है ना, ये त्रिपिटक शब्द जो है ना, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है 3 टोकरियां। ठीक है, कितना टोकरियां? 3 टोकरियां। 3 टोकरियां। त्रिपिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 3 टोकरियां। और ये किस धर्म से संबंधित है? तो आंसर इसका हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, 3 टोकरियां मतलब विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। ये बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ है, एक है विनय पिटक, एक सूत पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। ये 3 पिटक हैं जिनको इन तीनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है त्रिपिटक। ठीक है मेरे साथियों, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है बोर्ड के एग्जाम में कि त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं। तो मेरे साथियों इस चीज को बढ़िया से आप लोग रट लीजिएगा। और अगर आप इन सारे चीजों पर, इन टॉपिक पर सब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन को हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम डिस्कस करें वीडियो के माध्यम से, तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मेरे साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जातक कथाएं किससे संबंधित है? जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो ये भी क्वेश्चन जो है ना, ये भी जातक कथाएं जो है ना, ये भी किससे संबंधित है? तो ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है मेरे साथियों, कौन धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका आंसर? आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जैन साहित्य क्या कहलाता है? जैन साहित्य क्या कहलाता है? तो देखिए जैन साहित्य क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये सही हो जाएगा। जैन साहित्य जो है ना, आगम कहलाता है, आगम। ठीक है, ये जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है और वेद सनातन धर्म से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन यानी जो जैन साहित्य है ये क्या कहलाता है, तो क्या हो जाएगा? आगम। तो इसमें अगर पूछ दे कि इनमें से इन सभी ऑप्शन में से कौन जैन धर्म से संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आगम। चलिए समझ में आ गया होगा मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि महाकाव्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, महाकाव्यों की संख्या कितनी है? तो महाकाव्यों की संख्या कितना है? 2। एक कौन सा है? रामायण, और दूसरा कौन सा है? महाभारत। ये 2 महाकाव्य है भारत में। इन दोनों का नाम क्या है? पहला है रामायण और दूसरा महाभारत। इन दोनों में सबसे प्राचीन कौन है? तो रामायण और दूसरा महाभारत। तो ये 2 महाकाव्य हो गए। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे साथियों, बढ़िया से इस चीज को देखिएगा कि महाकाव्यों की संख्या कितनी है। तो रामायण और महाभारत ये 2 महाकाव्य है। ये किस धर्म से संबंधित है? तो सनातन धर्म से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र किसकी कृति है? अर्थशास्त्र किसकी कृति मतलब किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन आपके पास है, पहला विशाखदास, दूसरा कालिदास, तीसरा है मेगास्थनीज, चौथा है कौटिल्य। क्या आंसर होगा इसका मेरे साथियों? बताइएगा फटाफट। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो मेरे साथियों
ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस हमारे साथ करने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर जरूर करिएगा ताकि आपके जो अन्य साथी उन तक ये वीडियो पहुंच पाए और उसको भी इस वीडियो से लाभ मिल पाए। मेरे साथियों, ये अर्थशास्त्र जो है ना, ये किसकी कृति है? तो इसका जो सही आंसर है ना, वो क्या हो जाएगा? कौटिल्य, यानी ऑप्शन नंबर डी, चाणक्य या कौटिल्य जो है ना, ये अर्थशास्त्र के लेखक है। अच्छा, अर्थशास्त्र जो है ना, ये किसके बारे में, इस ग्रंथ से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्यों के बारे में। मौर्यों, आप समझ रहे होंगे कि 322 ईसा पूर्व में 322 ईसा पूर्व में मगध पर एक शासक बना जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद यानी नंद वंशीय शासक को परास्त कर धनानंद को परास्त कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और एक नए राजवंश की स्थापना की और नाम रखा मौर्य वंश। क्या नाम रखा? मौर्य वंश। मौर्य वंश। और इस वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और इस चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने यहाँ एक प्रधानमंत्री रखा जिसका नाम क्या था? कौटिल्य। और यही कौटिल्य ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या रखा गया? अर्थशास्त्र। हालांकि देखिए, नाम भले अर्थशास्त्र है लेकिन यह जो ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ राजनीति से संबंधित है। विशेष तौर पे इस बात को ध्यान रखिएगा, नाम क्या है? अर्थशास्त्र। इसे लग रहा है कि ये अर्थव्यवस्था के संबंध में ये ग्रंथ है, लेकिन नहीं, ये ग्रंथ है मूल रूप से राजनीति पर। ठीक है, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में विशेष तौर पे जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र किसके बारे में जानकारी देती है? तो मौर्यों के बारे में जानकारी देती है। ये लिखा किसने है? तो लिखा किसने है? कौटिल्य ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि अर्थशास्त्र से किसके विषय में जानकारी मिलती है? तो पहले ही बता दिए मेरे साथियों, किसके विषय में जानकारी मिलती है? तो मौर्यों के बारे में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर। मेरे साथियों, अगर मौर्यों के बारे में, मौर्य धर्म, मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश के संस्थापक, शासक, महत्वपूर्ण शासक, इन सारे की चीजों के बारे में अगर आप डिटेल से समझना चाहते हैं ना, तो हम इस पे इसका सब्जेक्टिव वीडियो बना सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो बना सकते हैं। बस आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम इस पे अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियो आसानी से बना दें, ताकि आपको आसानी से समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथियों। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजतरंगिणी किसकी कृति है? राजतरंगिणी किसकी कृति है? तो राजतरंगिणी किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये सही है। क्या है? क्या लिखा है? कलहड़। यानी राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहड़। अच्छा देखिए, राजतरंगिणी जो है ना, ये एक प्रकार के ग्रंथ है और इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कलहड़। और इस राजतरंगिणी में किस विषय में जानकारी मिलती है? तो राजतरंगिणी से हमें कश्मीर के राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, कहाँ के राजवंशों के बारे में? कश्मीर के राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। किसने लिखा है? कलहड़। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मजाक में नहीं लेना है मेरे साथियों इन सारे क्वेश्चन को। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है, भविष्य में क्वेश्चन पूछने की संभावना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछ चुका है, इसलिए इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजतरंगिणी से किस विषय में जानकारी मिलती है? मेरे साथियों पहले ही बता दिए किस विषय में जानकारी मिलती है, तो कश्मीर के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? तो इसका जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? तो विशाख दत्त। यानी विशाख दत्त जो है ना, इनके द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई थी? तो मुद्रा राक्षस। समझ में आ रही है? तो चलिए मेरे साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अष्टाध्यायी किसकी कृति है? अष्टाध्यायी किसकी कृति है? इस अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये क्या है? सही है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है? पाणिनि। तो पाणिनि जो है ना, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, ग्रंथ का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महाभाष्य। महाभाष्य किसकी कृति है? महाभाष्य किसकी कृति है?
तो महाभाष्य जो है ना ये पतंजलि ऋषि के द्वारा लिखी गई थी। पतंजलि ऋषि मतलब ये जो व्यक्ति है ना पतंजलि एक ऋषि का नाम है। इन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है, महाभाष्य। तो समझ में आ गया, महाभाष्य किसकी कृति है, तो पतंजलि की कृति है। पतंजलि द्वारा लिखा गया ग्रंथ क्या है, महाभाष्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मालविकाग्नि मित्र, ये मालविकाग्नि मित्र किसकी कृति है, यानी मालविकाग्नि मित्र नामक जो ग्रंथ है इसको किसने लिखा था। तो आपका जो ऑप्शन है ए बिलहड़, दूसरा जयानक, और सी है बाणभट्ट, और डी है कालिदास। तो इसमें सही जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी कालिदास। यानी मालविकाग्नि मित्र के लेखक जो है ना वो कौन है, कालिदास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धचरित किसकी कृति है, बुद्धचरित किसकी कृति है, यानी बुद्धचरित को किसने लिखा था। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर डी अश्वघोष। यानी ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे साथियों। इसमें जितना सारा क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किया जा रहा है ये सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बहुत बार क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जा करके देख सकते हैं और मिला सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नहीं पूछा, एकदम से क्वेश्चन पूछा है। और भविष्य में आने वाले बोर्ड के एग्जाम में ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए आप लोग क्वेश्चन को छोड़े नहीं, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़े। तो बुद्धचरित के लेखक कौन है, तो अश्वघोष। चलिए अच्छा, अगर इसके बात की जाए तो इसमें किस चीज की जानकारी मिलती है, तो बुद्ध के चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धचरित से किस विषय पर प्रकाश पाता है। वही हम बताए जो पहला बुद्ध के चरित्र के विषय पर इसमें क्या होता है, प्रकाश पाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षचरित किसकी कृति है, हर्षचरित किसकी कृति है। तो ऑप्शन नंबर है बाणभट्ट, बिलहड़, कालिदास, हरिशेर। ऑप्शन नंबर ये जो है ना इसमें का ऑप्शन नंबर जो ए है ये क्या है, सही आंसर है। हर्षचरित का जो लेखक है ना वो कौन है, बाणभट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित से किस विषय पर जानकारी मिलती है। कह रहा है कि हर्षचरित से किस विषय पर जानकारी मिलती है या प्रकाश पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन शासक है ना, इस शासक के बारे में हमें विशेष तौर पे जानकारी मिलती है। ठीक है, तो हर्षवर्धन के बारे में जानकारी जो मिलती है वो उस ग्रंथ का नाम क्या है, तो हर्षचरित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विक्रमांक देवचरित किसकी कृति है, यानी विक्रमांक देवचरित नामक जो ग्रंथ है वो ग्रंथ किसने लिखा था। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो हो जाए कौन, ऑप्शन नंबर ए बिलहड़। यानी बिलहड़ नामक जो व्यक्ति है ना उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है, विक्रमांक देवचरित। ठीक है, राजा विक्रमादित्य के बारे में ये ग्रंथ है, किसने लिखा है, तो बिलहड़ ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि विक्रमांक देवचरित से किसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ना, चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है ना, ये ऑप्शन नंबर जो डी है ना ये क्या है, सही है। तो चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य 6वां। समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वीराज विजय किसकी कृति है, पृथ्वीराज विजय किसकी कृति है। समझ में आ रही है। ऑप्शन दिया है, पहला चंद्र बरदाई, दूसरा है जयानक, तीसरा है बिलहड़, चौथा है कलह। तो इसमें सही आंसर जो है ना वो कौन सा होगा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना, ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। मेरे साथियों ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको कंफ्यूजन उत्पन्न कर सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जिससे संबंधित एक सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन निकल के आता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वीराज रासो किसका कृति है। इसमें जो पृथ्वीराज विजय है ना उसमें कहता है कि पृथ्वीराज रासो। ठीक है, क्या कहता है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसकी कृति है।
तो उसमें जो होता है ना, उसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चंद्रबरदाई। ये पृथ्वीराज चौहान के राज कवि था, नाम क्या था, चंद्रबरदाई। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन था, चंद्रबरदाई। लेकिन इस वाले में क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, कौन हो जाएगा, जयानक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसकी कृति है, पृथ्वीराज रासो किसकी कृति है। तो इसमें जो है ना, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कौन, चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, इसमें क्या हो जाएगा, सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो पुरातात्विक साक्ष्यों में सर्वाधिक प्रमुख साक्ष्य क्या है, यानी पुरातात्विक साक्ष्यों में सर्वाधिक प्रमुख साक्ष्य कौन सा है, जिससे हमको प्राचीन काल के इतिहास के बारे में बढ़िया से जानकारी मिल पाती है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, मिट्टी के बर्तन, अभिलेख, स्मारक, सिक्के, कौन सा होगा। तो इसमें से सबसे ज्यादा पुरातात्विक साक्ष्य जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, वो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, सिक्के है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो क्या हो जाएगा, सिक्के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रख्यात पत्रिका, कह रहा है प्रख्यात पत्रिका एपिग्राफिका इंडिया का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। यानी कह रहा है कि प्रख्यात पत्रिका एपिग्राफिका इंडिया का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अक्टूबर 1987 ईस्वी में एपिग्राफिका इंडिया का प्रथम संस्करण, यानी इस पत्रिका का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया गया था कब, तो अक्टूबर 1887 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि, पहली बार ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि को किसने पढ़ा था। यानी जो ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि है, अति प्राचीन काल की ये सब लिपियां हैं, भाषाएं हैं, जिस भाषा में ग्रंथों को लिखा जाता था। तो उस ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि के बारे में सबसे पहले किसने पढ़ा था इस लिपि को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जॉन मार्शल नहीं है। जो सबसे पहले जो व्यक्ति ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था वो कौन है, जेम्स प्रिंसेप। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था, तो 1837 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है। तो कलिंग राजा खारवेल, नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है यहाँ पे खारवेल है। तो कलिंग के जो शासक थे ना, वो शासक कौन थे, खारवेल। इन्हीं से संबंधित, यानी खारवेल प्रथम सदी ईसा पूर्व के जो शासक थे खारवेल, इनके बारे में उल्लेख मिलता है किसमें, हाथी गुम्फा के अभिलेख में। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कलिंग राजा खारवेल। ये क्वेश्चन जो है ना मेरे साथियों, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस चीज को बढ़िया से, मतलब आप इस वीडियो में जितना क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें से अधिकांश क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। आगे पूछने की भी उस क्वेश्चन की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, इसलिए आप इन सारे क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से पढ़िए और समझते चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नानाघाट गुहा अभिलेख किससे संबंधित है। नानाघाट गुहा अभिलेख किससे संबंधित है। तो सातवाहन शासक जो था ना, जिसका नाम क्या था, सतकर्णी प्रथम। यानी सतकर्णी जो प्रथम है ना, इस सतकर्णी प्रथम के बारे में उल्लेख मिलता है नानाघाट के गुहा अभिलेख से। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि नानाघाट गुहा अभिलेख किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये सही होगा, सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम से संबंधित है। कौन, नानाघाट का गुहा अभिलेख, यानी सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, यानी जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है। तो ऑप्शन क्या दे रहा है, कनिष्क, स्कंदगुप्त, शक शासक रुद्रदामन, समुद्रगुप्त। तो इसमें जो सही आंसर है ना, वो मेरे साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी,
शक शासक रुद्रदामन। ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील के मरम्मत करवाने का उल्लेख मिलता है। जो वही सुदर्शन झील जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल के दौरान में बनवाया था, वो अपने यहाँ सिंचाई के साधनों को विकसित करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, उसी झील को दोबारा मरम्मत कराने का उल्लेख किसके बारे में मिलता है? तो रुद्रदामन ने उस सुदर्शन झील को फिर से मरम्मत करवाया था। इसलिए इस जूनागढ़ के क्षेत्र में जो अभिलेख लिखा गया ना, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया। तो जूनागढ़ का अभिलेख किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन झील के मरम्मत का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? वही क्वेश्चन जो पहले हम बता चुके हैं, यानी रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन झील के मरम्मत का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा था? किसने लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा था? तो इसका जो सही आंसर है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा सी हरिशेर। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है और इसका लेखक कौन है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखा किसने था? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हरिशेर ने लिखा था। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप मेरे साथियों, हम आपको बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। एनसीईआरटी से क्वेश्चन को निकाल करके डाला गया है। बोर्ड के एग्जाम में पूछने की संभावना सबसे ज्यादा जिन जिन क्वेश्चन को है इस बार ये बोर्ड के एग्जाम में, तो उन सारे क्वेश्चन को डालेगा। हालांकि ये केवल बोर्ड के एग्जाम से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है, ये सारे क्वेश्चन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। वहां से इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से मैच करा सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन सारे महत्वपूर्ण है। ये तो आप अगर बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अदर कॉम्पिटिटिव, वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? ठीक है, कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो इस ऑप्शन क्या रहे? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। पहले ही बता दिए थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से किस विषय में जानकारी मिलती है? ठीक है, जूनागढ़ जो अभिलेख है ये किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। और स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से किस विषय में जानकारी मिलती है? तो ये जानकारी जो मिलती है ना, हुड़ों पर विजय एवं सुदर्शन झील के पुनरुद्धार के। ठीक है, सुदर्शन झील जो है ना, वहीं जिसे रुद्रदामन ने करवाया था उसका ये मरम्मत, और जिसका निर्माण करवाया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य। और उसी सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का जो उल्लेख मिलता है किसमें मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, और इसके अलावे इस जूनागढ़ अभिलेख में किस चीज के बारे में जानकारी मिलती है? तो स्कंदगुप्त के द्वारा जब हुड़ों पर विजय प्राप्त किया गया था ना, तो उस विजय के बाद या उस विजय के बारे में जो जानकारी है, उस जानकारी को किसमें लिपिबद्ध किया गया है? तो जूनागढ़ अभिलेख में। तो जूनागढ़ अभिलेख में किस किस चीज के बारे में जानकारी मिलती है? तो हुड़ों पर विजय के जानकारी मिलती है, और सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार करवाया गया था स्कंदगुप्त द्वारा, इसके बारे में, यानी स्कंदगुप्त का हुड़ों पर विजय और सुदर्शन झील के पुनरुद्धार के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से? तो जूनागढ़ अभिलेख से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में कितने जनपदों का उल्लेख है? कितने जनपदों का उल्लेख किया गया? यानी बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। उसी तरीके जैन धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों में, यानी इसमें और इसमें, इन दोनों ग्रंथों में प्राचीन काल में भारत में कुल कितने जनपदों का उल्लेख मिलता है? जनपद यानी अभी के राज्य समझ लीजिए। ठीक है, तो कितने जनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन है 16, 20, 10, 12। इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? तो मेरे साथियों, इसमें से जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर ई है, यानी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इन दोनों ग्रंथों में उस समय यानी प्राचीन काल में भारत में 16 जनपदों का उल्लेख
मिलता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है मेरे साथियों, बहुत बार क्वेश्चन। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए कह रहे हैं वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन है। हर्यक वंश, हर्यक वंश जो आप मान के चलिए कि मगध जो है ना, मगध साम्राज्य, मगध, इस मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक जो है ना, हर्यक वंश के शासकों को ही माना जाता है, ठीक है। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था, ये क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है शिशुनाग, दूसरा उदयन, तीसरा अजातशत्रु और चौथा कौन दिया है, बिंबिसार, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है ना, वो आंसर क्या हो जाएगा, बिंबिसार, ऑप्शन नंबर डी। देखिए हर्यक वंश जो है ना, इस वंश के संस्थापक कौन है, बिंबिसार। और यही क्वेश्चन पूछता है एक और कि मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो है बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की वास्तविक रूप से स्थापना किया था। ये जो शिशुनाग है, शिशुनाग वंश का शासक था। उदयन जो था ना, ये इधर इनके बाद वाले शासक काल में था, यानी उदयन जो है ना, ये बाद का था। अजातशत्रु भी इनके ही वंश में का था, लेकिन ये बाद का था, ठीक है। तो इसमें कोई ये नहीं। तो जो हर्यक वंश का संस्थापक है ना, वो कौन सा हो जाएगा, बिंबिसार। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये बिंबिसार किसका शासनकाल, सॉरी, बिंबिसार का शासनकाल क्या था, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन बिंबिसार का शासनकाल क्या था, बिंबिसार का शासनकाल क्या था। तो इसमें क्वेश्चन जो ऑप्शन दिया गया ना, ए 544 से 492 ईसा पूर्व, बी में दिया है 492 से 460 ईसा पूर्व, 322 से 298 ईसा पूर्व, और ऑप्शन डी में दिया है 269 से 232 ईसा पूर्व। तो इसका जो सही आंसर है ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी 544 से 492 ईसा पूर्व तक जो है ना, बिंबिसार ने मगध पर शासन किया था, ठीक है। तो बिंबिसार का शासनकाल क्या हो जाएगा, 544 से 492 ईसा पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिंबिसार ने राजधानी गिरिव्रज से स्थानांतरित किया कहाँ पर, यानी जो उसकी राजधानी थी गिरिव्रज, किसकी राजधानी, मगध, ठीक है। मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी, जब बिंबिसार शासक बना तो उस समय इस मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, गिरिव्रज। तो कह रहा है कि गिरिव्रज से कहाँ स्थानांतरित किया, यानी गिरिव्रज से हटा करके कहाँ पर रखा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा राजगृह। गिरिव्रज वहीं आसपास के वाला एरिया है, और वहां से अपने राजधानी को इन्होंने हटा करके कहाँ पे स्थानांतरित किया, राजगृह, ठीक है। लंबे समय तक राजगृह राजधानी रहा, फिर बाद में इसको यहाँ से हटा करके बीच में वैशाली ले गया गया, और फिर वहां से हटा करके यहाँ पाटलिपुत्र, ठीक है। तो इस तरीके से इस मगध साम्राज्य की राजधानी सबसे पहले कहाँ थी, तो गिरिव्रज, और गिरिव्रज के बाद दूसरी बार कहाँ पे आई, राजगिरी, फिर कहाँ आई, पाटलिपुत्र, फिर वैशाली भी गई थी एक बार, और फिर वहां से आकर जब शिशुनाग वंश का शासक शिशुनाग था ना, तो उस समय वो अपने राजधानी को यहाँ पाटलिपुत्र से हटा करके लेके गया था, कहाँ पे, यहाँ ये वैशाली में, ठीक है, वैशाली में। फिर वहां से फिर बाद के शासकों ने वैशाली से हटा करके फिर से कहाँ से लेके चले आए, तो पाटलिपुत्र में, ठीक है। तो इस तरीके से बिंबिसार के बारे में, बिंबिसार ने अपनी राजधानी गिरिव्रज से कहाँ हटा करके लाया था, तो राजगिरी, ऑप्शन नंबर सी जो है ना, वो क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था, ठीक है। कह रहा है कि बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था। तो ऑप्शन दिया है धनानंद, उदयन, अजातशत्रु, कालाशोक, कौन था इसमें से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु। यानी बिंबिसार के बाद उसका अगला शासक कौन बना, उसका अगला पुत्र कौन बना, तो अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया था, यहाँ पे शासन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अजातशत्रु का शासनकाल क्या था, ठीक है। कह रहा है कि अजातशत्रु का शासनकाल क्या था। तो अजातशत्रु का शासनकाल था ऑप्शन नंबर सी 492 से 460 ईसा पूर्व तक, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये क्या है आपका सही आंसर है। अजातशत्रु का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक था, तो 492 से 460 ईसा पूर्व तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अजातशत्रु ने वज्जिश संघ पर युद्ध के दौरान किस नए 2 हथियारों का उपयोग किया था, ठीक है।
तो जो ये अजातशत्रु है ना, अजातशत्रु जब वज्जित संघ पर हमला किया था तो उन्होंने 2 प्रकार के नए हथियार का उपयोग किया था जो उससे पहले युद्ध में उसका उपयोग का उल्लेख नहीं मिलता है। यानी पहली बार 2 ऐसे शस्त्रों का उपयोग के उल्लेख मिलता है जो अजातशत्रु ने वज्जित संघ पर हमला करने या वज्जित संघ को जीतने के लिए जिन हथियारों का उपयोग किया था उसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये शस्त्र कौन से थे? तो शस्त्र इसका जो थे ना वो है रथ मूसल और महाशिलाकंटक। रथ मूसल आप देखे होंगे, ये जो बाहुबली मूवी है, बाहुबली मूवी में आप देखे होंगे कि कुछ पत्थर होते हैं ना, पत्थर को फेंका जाता है किसी जो शस्त्र होते हैं ना उसके माध्यम से, उसको क्या होता है जैसे मतलब एक ऐसा होता है ना कि जैसे लकड़ी का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, उससे पत्थर को उठा करके फेंका जाता है जो जाके दुश्मनों के खेमे में गिरता है, दुश्मनों का नाश करता है, वो हो गया। और एक हो गया वो बाहुबली में वो जो रथ होता है जिसमें घोड़े और पंखे लगे होते हैं, जिस पंखे से शत्रुओं को काटते हुए आगे बढ़ता है, तो वो है क्या है? रथ मूसल। और पत्थर फेंकने वाला अस्त्र शस्त्र क्या है? महाशिलाकंटक। तो ये रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक 2 हथियारों का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अजातशत्रु। किसके विरुद्ध किया था? तो वज्जित संघ को जीतने के लिए वज्जित संघ के विरुद्ध किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पुष्पपुर यानी पाटलिपुत्र नामक नगर किसने बसाया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि पुष्पपुर यानी पाटलिपुत्र नामक नगर किसने बसाया था? ठीक है, ऑप्शन दिया है उदयन, ऑप्शन दिया है बी नंबर है महापद्मनंद, और तीसरा ऑप्शन नंबर सी में दिया है अजातशत्रु, और चौथा क्या है? बिंबिसार। तो इसका जो सही आंसर है ना वो हो जाएगा अजातशत्रु। ठीक है मेरे साथियों, देखिए अजातशत्रु। हाँ, आप कहीं कहीं पे देखे होंगे ये क्वेश्चन में से मिलता है कि मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र में किसने लाया था? पाटलिपुत्र में किसने लाया था? तो वहां पे आप देखिएगा तो उदयन को सही आंसर आता है। ठीक है, तो राजधानी लाने की बात हो तो उदयन सही है, लेकिन अगर कहा जाए कि पुष्पपुर नामक नगर किसने बसाया था तो वो था अजातशत्रु। यानी उदयन के जो पिता थे ना वो कौन थे? अजातशत्रु। और अजातशत्रु ने क्या किया था ना कि अपने शासन के दौरान जो राजगृह थी उस राजगृह राजधानी को सुरक्षित करने के लिए उससे थोड़ा दूरी पर एक नगर बसाया था गंगा किनारे, और उस नगर का नाम क्या रखा था? पाटलिपुत्र या पुष्पपुर। और इसी नगर को बाद में इसके उत्तराधिकारी कौन? उदयन ने इस राजधानी को उठा करके कहाँ ला दिया? पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो मगध साम्राज्य की राजधानी अगर राजगृह से पाटलिपुत्र में किसने लाया था, ये क्वेश्चन पूछे तो क्या आंसर होगा? उदयन। और ये बात पूछे कि पुष्पपुर या पाटलिपुत्र नामक नगर किसने बसाया था तो कौन हो जाएगा आंसर? अजातशत्रु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अजातशत्रु का उत्तराधिकारी कौन था? अजातशत्रु का उत्तराधिकारी कौन? अभी बताए थे उदयन। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उदयन का शासनकाल क्या था? उदयन का शासनकाल क्या था? ठीक है, तो उदयन का जो शासनकाल था ना वो 460 से 444 ईसा पूर्व था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर ए यानी उदयन का शासनकाल 460 से 444 ईसा पूर्व था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन था? तो इसमें ऑप्शन दिया है महापद्मनंद, शिशुनाग, बिंबिसार, कालाशोक। ये 4 ऑप्शन दिए गए। इसमें जो राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग है ये नंदवंशीय क्या नाम, ये शिशुनाग है ना, शिशुनाग वैशाली जो है ना, वैशाली के जो ये जो वज्जित संघ है ना वहाँ के शासक का ये पुत्र था जो मगध में महामंत्री के रूप में कार्य करता था। तो यहाँ से जब हर्यक वंश शासकों का पतन हो गया था तो पश्चात के समय में इसको यानी शिशुनाग को यहाँ का शासक बनाया गया था। ठीक है, तो शिशुनाग वंश को जब यहाँ का शासक बना तो ये किस नए राजवंश की स्थापना किया? तो शिशुनाग वंश। तो इस तरीके से कहा जाए कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन था तो आंसर क्या हो जाएगा? शिशुनाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिशुनाग वंश का शासनकाल क्या था? शिशुनाग वंश का शासनकाल क्या था? तो शिशुनाग वंश का शासनकाल है 412 से
344 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 412 से 344 ईसा पूर्व तक, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये क्या है, इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिशुनाग ने मगध की दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो मगध की दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो सही है, वैशाली। देखिए हम आपसे पहले ही बताए थे कि शिशुनाग ये मगध की राजधानी गिरिव्रज से राजगिरी, राजगिरी से पाटलिपुत्र, और बीच में कहाँ गई थी, वैशाली। ठीक है, तो वैशाली गई थी, तो किसने ले गया था, शिशुनाग। शिशुनाग चूंकि इसका पैतृक घर जो थे ये कहाँ पे थे, वैशाली में थे, तो वैशाली इसका घर था, तो वैशाली से इसका लगाव बहुत ज्यादा था। वैशाली से इसका लगाव ज्यादा होने के कारण इसने अपना दो राजधानी बनाया, एक तो रहने दिया कहाँ, पाटलिपुत्र, और दूसरा राजधानी कहाँ बना लिया, तो वैशाली में। ठीक है, तो वैशाली में बनाया, लेकिन बाद में लंबे जैसे शुरुआती में एक रखा इधर और एक रखा वैशाली में, तो वैशाली में जो इसका लगाव ज्यादा था क्योंकि इसका पैतृक घर था वहां पे, इसलिए इसका शासन काल के दौरान इसकी जो प्रमुख राजधानी या मुख्य राजधानी थी ना वो कहाँ पर बन गई थी, वैशाली में। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वैशाली, यानी शिशुनाग वंश ने मगध की दूसरी राजधानी कहाँ बनाई, तो ऑप्शन नंबर ए यानी वैशाली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है शिशुनाग वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक कौन था। अंतिम प्रभावशाली शासक कौन था, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है ना वो क्या है, सही आंसर है, कालाशोक। कालाशोक, इसे काक वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, माना जाता है कि देखिए ये जो कालाशोक है ना, ये कालाशोक थोड़ा बहुत ज्यादा काला था, अपने नाम के जैसे एकदम से काला था, और इसको जो पत्नी थी ना वो काफी सुंदर थी, और इस पत्नी जो इनकी थी ना, इनके पत्नी का इनके यहाँ के नाई से संबंध स्थापित हुआ। ठीक है, नाई से संबंध स्थापित हुआ, और उस नाई जो था ना उसका नाम था महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद, तो उसके साथ ये लोग मिल करके इस शिशुनाग को क्या कर दिया, इस शिशुनाग वंश के जो अंतिम प्रभावशाली शासक था कालाशोक, इसको क्या कर दिया, मरवा दिया। ठीक है, इसको मरवाने के बाद क्या हुआ कि इसके पुत्रों का अंगरक्षक बन करके जो महापद्मनंद था ना वो शासन में आ गया, मगध के शासन में आया, और धीरे धीरे इनके पुत्रों को भी मार करके वो मगध पर अपना राज्य स्थापित कर लिया, और इस शिशुनाग वंश का अंत करके एक नए राजवंश का स्थापना किया जिसका नाम रखा नंद वंश। ठीक है, तो नंद वंश की स्थापना हुई किस राजवंश के समाप्ति के बाद, शिशुनाग वंश की समाप्ति के बाद। तो शिशुनाग वंश के समाप्त होने के बाद कौन सा राजवंश आया, तो नंद वंश। मेरे साथियों, इस पूरे के पूरे मुगल साम्राज्य पर ये कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया, कब से कब तक शासन किया, कौन कौन से राजवंशों में कौन कौन से शासक हुए, उनका प्रभावशाली कार्य, प्रमुख कार्य क्या था, इन सारे चीजों के बारे में अगर आप चाहते हैं तो हम उसके लिए उसका फुल वीडियो बना सकते हैं, जिसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव रूप में, उसमें सारा आपका क्वेश्चन क्लियर करवा देंगे कि किसके बाद कौन सा मगध साम्राज्य पर शासन किया, किस वंश ने शासन किया, उसमें कौन प्रभावशाली शासक था, क्या किया, जैसे सम्राट अशोक हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, गुप्तों का शासन हो गया। हालांकि गुप्तक बाहर रहकर शासन की, उसकी राजधानी अलग थी, लेकिन यहाँ मौर्यों के अलावा यहाँ शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, बृहद्रथ वंश, इन सारे राजवंशों के बारे में एक एक करके हम पूरा डिटेल के साथ आप लोगों को सब्जेक्टिव के रूप में पढ़ा देंगे, जिससे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि उस तरीके से हम वीडियो बनाएं, उस तरीके से पढ़ाएं, तो कृपया करके आप कमेंट जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो के इस सेशन में यानी इस पार्ट में केवल हम 50 तक ही क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे साथियों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उसको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, वो भी सारा अपने बोर्ड के एग्जाम का तैयारी अच्छा से कर पाए। तो मेरे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगले वीडियो का इंतजार जरूर करिए, कमेंट में जरूर बताइए कि अगला वीडियो बनाया जाए और इस पे सब्जेक्टिव वीडियो बनाया जाए या नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद।